कुएं में मिली लाश पूरी तरह से सड़ चुकी थी। लाश देखकर रहमान को उल्टियां होने लगती हैं। उसके लिए ये पहला मर्डर केस था, लेकिन पता लगाना मुश्किल था कि मरने वाली औरत कौन है, कहाँ रहती है। आज आपके लिए एक ऐसी बेहतरीन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम जूनियर रहमान को उसके मम्मी पापा और छोटी बहन के साथ देखते हैं। वो सब एक ट्रेन में बैठे हुए थे। रहमान विंडो सीट पर बैठा हुआ था और उसकी बहन विंडो सीट पर बैठने की जिद करने लगती है, लेकिन रहमान अपनी सीट छोड़ने को तैयार नहीं था। बगल में एक और विंडो सीट खाली थी। रहमान की बहन जाकर उस सीट पर बैठ जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद रहमान देखता है कि वो सीट खाली है। रहमान के मम्मी पापा, रहमान सब मिलकर उसकी बहन को पूरे ट्रेन में ढूंढते हैं, लेकिन रहमान की बहन गायब हो चुकी थी। 15 साल बाद प्रेजेंट में हम रहमान को देखते हैं। वो अब केरला पुलिस डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर बन चुका है, लेकिन अब भी उसे अपनी बहन के सपने आते रहते हैं। वो अक्सर ये सोच सोच कर परेशान होता है कि काश उस दिन मैंने सीट अपनी बहन को दे दिया होता तो आज मेरी बहन मेरे साथ होती। इतने साल बाद वो अब भी ट्रेन में बैठने से डरता है। सुबह सुबह तैयार होकर रहमान पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस स्टेशन के डेली रूटीन वाले कामों में लग जाता है। और तभी पुलिस स्टेशन में बेलुरु के फॉरेस्ट रेंजर का कॉल आता है। रहमान बात करता है तो सामने से फॉरेस्ट रेंजर बताता है कि हमारे यहाँ जंगल में एक लाश मिली है, जली हुई है, पहचान नहीं हो पा रही है। अगर आपके पुलिस स्टेशन में कोई मिसिंग कंप्लेंट हो तो हमें बताना। रहमान क्राइम नंबर और बाकी की डिटेल्स एक डायरी में नोट कर लेता है और इस बात को इग्नोर कर देता है। इसके कुछ दिन बाद पुलिस वालों को खबर मिलती है कि आसपास के लोगों ने एक कुएं में लाश देखी है। रहमान तुरंत अपनी टीम के साथ कुएं के पास जाता है तो पता चलता है कि लाश एक महिला की है। कुएं से बहुत तेज गंध आ रही थी, लाश सड़ चुकी थी। पुलिस वाले फायर फाइटर को बुलाते हैं, लाश को बाहर निकाला जाता है। फॉरेंसिक टीम वाले लाश की जांच करते हैं तो पहली नजर में पुलिस वालों को लगता है कि लड़की ने आत्महत्या की होगी। लड़की के हाथ पर एक टैटू बना हुआ था, कन्नड़ा भाषा में कुछ लिखा हुआ था। रहमान उस टैटू का फोटो ले लेता है और उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। सीनियर ऑफिसर से ऑर्डर मिलने के बाद रहमान इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देते हैं। वो पुलिस स्टेशन के सबसे एक्सपीरियंस ऑफिसर जॉय के साथ छानबीन करने निकल पड़ता है। पता चलता है कि पास ही एक गांव है जहां कर्नाटका के मजदूर रहते हैं। वहां पहुंचकर रहमान आसपास के लोगों से पूछताछ करना शुरू कर देता है तो एक औरत फोटो देखते ही पहचान जाती है। रहमान से कहती है कि ये तो शोभा है, मैं एक जगह पर मजदूरी करने के लिए गई थी, वहीं पर मैंने इस औरत को देखा था। रहमान उसे टैटू दिखाता है तो औरत टैटू पढ़कर बताती है कि इसमें एक नाम लिखा हुआ है, राजू। रहमान औरत से उस ठेकेदार के बारे में पूछता है जिसके यहाँ काम करते हुए उसने शोभा को देखा था। रहमान और जॉय दोनों ठेकेदार के पास जाते हैं तो ठेकेदार बताता है कि राजू शोभा के पति का नाम है। उनके 2 बच्चे हैं और उनके बीच तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। आत्महत्या करनी जैसी कोई बात तो थी ही नहीं। वो रहमान को उनके घर का एड्रेस भी दे देता है। इसके बाद रहमान और जॉय शोभा के घर पहुंचते हैं, लेकिन घर एकदम खाली होता है। ना तो वहां राजू था और ना ही बच्चे और ना ही कोई खिलौना। ढूंढने पर रहमान को घर में एक फोटो मिलता है जिसमें शोभा अपने पति राजू और दोनों बच्चों के साथ होती है। दोनों आसपास का इलाका चेक करने लगते हैं तो रहमान एक अजीब सी बात नोटिस करता है। वो जॉय से कहता है कि शोभा के घर के ठीक सामने रेलवे स्टेशन है। अगर उसे आत्महत्या करनी थी तो ट्रेन के आगे कूद जाती। इतनी दूर जाकर किसी कुएं में छलांग लगाने का क्या लॉजिक है। और यहीं से रहमान को यकीन हो जाता है कि ये आत्महत्या नहीं, कुछ और ही है। शोभा के घर से जो फोटो मिला था उस पर स्टूडियो का एड्रेस भी था। वो एड्रेस यहाँ से दूर कर्नाटका के एक छोटे से गाँव का था। रहमान अपने सीनियर्स को फोटो दिखाता है। कर्नाटका के उस छोटे से गाँव में जाकर इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन लेता है। जिसके बाद रहमान और जॉय पूरी रात बस का सफर करते हैं। अगले दिन वहां पहुंच जाते हैं। लोकल पुलिस की मदद से उस फोटो स्टूडियो में जाते हैं जहां वो तस्वीर खींची गई थी। स्टूडियो वाला फोटो देखता है तो कहता है कि मैं तो इन्हें नहीं जानता, लेकिन शायद ये लोग पास के गांव चित्रहल्ली के हो सकते हैं, क्योंकि हमारी स्टूडियो में सबसे ज्यादा कस्टमर्स वहीं से आते हैं। इसके बाद रहमान और जॉय तुरंत चित्रहल्ली गांव में जाते हैं। आसपास के लोगों से राजू के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन तभी इत्तेफाक से राजू उन्हें एक चाय की टपरी पर मस्त होकर सिगरेट फूंकते हुए मिल जाता है।
दोनों राजू को हिरासत में लेते हैं और उसे अपने साथ लेकर वापस केरला जाने लगते हैं। तो रास्ते में रहमान राजू से पूछताछ करना शुरू कर देता है। पूछने पर राजू रहमान को अपनी कहानी बताता है। दरअसल शोभा से उसकी शादी 10 साल पहले हुई थी, उनके 2 बच्चे भी हुए थे। उसका परिवार बहुत खुश था, लेकिन राजू का काम ठीक से नहीं चल रहा था, तो पैसों की तंगी आ गई थी। और उस दौरान शोभा के एक दूर के रिश्तेदार भुवनेश के कहने पर राजू पूरे परिवार के साथ चित्रहल्ली में शिफ्ट हो गया था। भुवनेश ने ही उन्हें रहने के लिए घर दिलवाया, राजू को फिल्म की शूटिंग में काम दिलवाया। लेकिन राजू को शराब की बुरी लत थी। वो अक्सर सुबह जल्दी काम पर निकल जाता था और देर रात को शराब पीकर वापस घर आता था। और एक रात जब राजू घर आया तो घर के बाहर भुवनेश का जूता देखकर राजू को शक होने लगा। उसने दरवाजे की दरार से अंदर झांक कर देखा तो अंदर भुवनेश और शोभा रोमांस कर रहे थे। यह नजारा देखकर राजू पूरी तरह से टूट गया और अगले दिन उसने शोभा को भुवनेश के साथ छोड़ दिया और अपने बच्चों को लेकर घर छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। राजू बताते हैं कि मैंने दोनों बच्चों को अपनी बहन के पास छोड़ दिया था और अब भी काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहता हूँ। लगभग 1 साल से ज्यादा हो चुका है। उस दिन के बाद से मैंने शोभा को कभी नहीं देखा। इसके बाद रहमान राजू को लेकर मॉर्चरी रूम में जाता है। शोभा की लाश देखकर राजू चीख चीख कर रोता है। फिर रहमान से विनती करता है कि मैं इसका अंतिम संस्कार नहीं कर पाऊंगा, तो आप लोग खुद ही इसका अंतिम संस्कार कर देना। रहमान और जॉय दोनों अच्छे पुलिस वाले थे। वो राजू का दर्द समझते हैं। जॉय राजू को घर जाने के लिए बस का किराया भी देता है। दोनों राजू को छोड़ देते हैं और इस केस के मेन सस्पेक्ट भुवनेश को ढूंढने की तैयारी करने लगते हैं। अगले दिन पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर रहमान को बताता है कि शोभा के फेफड़ों में पानी की एक बूंद भी नहीं थी, जिसका मतलब है कि कुएं में गिरने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। उसके सिर के पीछे एक छोटा सा लेकिन गहरा घाव था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात साफ हो जाती है कि शोभा की मौत आत्महत्या नहीं, मर्डर है और शायद भुवनेश ने ही उसे मारा होगा। रहमान पुलिस स्टेशन में वापस आता है। वो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख ही रहा था, भुवनेश को ढूंढने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी पुलिस स्टेशन में राजू की मम्मी, पापा और उसकी बहन भी आ जाती हैं। वो रहमान को बताती हैं कि राजू हर 6 महीने में उनसे मिलने आता था, लेकिन पिछले 1 साल से वो घर नहीं आया और उसका फोन भी बंद आ रहा है। रहमान कहता है कि राजू तो कल ही यहाँ से गया है। जॉय उन्हें कल वाले राजू का फोटो दिखाता है तो घर वाले कहते हैं कि ये राजू नहीं है, ये तो भुवनेश है, शोभा के दूर का रिश्तेदार है। ये सुनकर रहमान और जॉय दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। सीनियर ऑफिसर्स को पता चलता है तो वो रहमान और जॉय को डांटने लगते हैं कि एक पॉसिबल मर्डर सस्पेक्ट तुम्हारे हाथ में था और तुम दोनों ने उसकी कहानी सुनकर उसे जाने दिया। 24 घंटे में उसे ढूंढ कर लाओ, नहीं तो सस्पेंड कर दूंगा। दोनों पागलों की तरह उसे ढूंढने लगते हैं। पता चलता है कि भुवनेश बेलूरू के जंगल वाले इलाके में जुआ खेल रहा है। रहमान पूरी टीम लेकर जाता है और आखिरकार पुलिस वाले भुवनेश को पकड़ ही लेते हैं। और इस बार ठुकाई के बाद वो कबूल कर लेता है कि मैं ही भुवनेश हूँ और जानबूझकर मैंने आपको उल्टी कहानी सुनाई थी। ठुकाई के बाद वो सच्चाई बताना शुरू कर देता है कि शादी से पहले ही मैं और शोभा एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन शोभा के घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, तो उन्होंने उसकी शादी राजू से करवा दी। लेकिन राजू दिन रात शराब के नशे में डूबा रहता था, कोई काम नहीं करता था, पैसों की तंगी थी, तो मैंने ही उसे अपने गांव चित्रहल्ली में बुला लिया था। मैं ही शोभा और बच्चों का ख्याल रखने लगा। धीरे धीरे शोभा और मैं दोनों फिर से करीब आ गए, लेकिन उस रात राजू ने हम दोनों को एक साथ देख लिया था और उसी रात वो घर छोड़कर चला गया था, कभी वापस नहीं आया। जिसके बाद मैं और शोभा दोनों बच्चों के साथ यहाँ केरला में चले आए और खुशी खुशी रहने लगे थे। शोभा के हाथ पर राजू नाम का टैटू था, तो शोभा के कहने पर मैं राजू के नाम से ही रहने लगा ताकि किसी को पता न चले कि हम दोनों पति पत्नी नहीं हैं। इसके बाद रहमान भुवनेश को लेकर उस घर में जाता है जहाँ पर ये दोनों रहते थे। वो भुवनेश से पूछता है कि जब तुम दोनों एक साथ खुश थे तो शोभा को क्यों मारा। जिसके बाद भुवनेश फिर से उन्हें अपनी कहानी बताता है। दरअसल उस दिन भुवनेश काम पर से वापस घर आया तो दोनों बच्चे कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। पूछने पर शोभा कहती है कि उन बच्चों का असली बाप राजू आया था और वो बच्चों को ले गया।
भुवनेश उन बच्चों को अपने बच्चों की तरह मानता था। उसने शोभा से पूछा कि तुमने उसे बच्चों को लेकर जाने क्यों दिया? तो शोभा कहती है कि उसके बच्चे हैं, उसे ले जाने दो, हम अब अपना परिवार बनाएंगे जिसमें हमारे बच्चे होंगे। यह सुनकर भुवनेश को बहुत बुरा लगता है। वो गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ मारता है। शोभा नीचे गिरती है तो उसका सर पत्थर से टकरा जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। लाश देखकर भुवनेश घबरा जाता है। वो लाश को दफनाने के लिए लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी उसे कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है। घबराहट के मारे वो लाश को कुएं की दीवार पर रखकर छुपने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी जल्दी में उसके हाथ से धक्का लग जाता है और शोभा की लाश कुएं में गिर जाती है। उसकी कहानी सुनकर रहमान और जॉय दोनों शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन अब केस लगभग सॉल्व हो चुका था। रहमान सीनियर्स को सब कुछ रिपोर्ट करता है, कहता है कि मर्डर केस तो सॉल्व हो गया, लेकिन बच्चे और असली राजू अभी भी गायब है। तो सीनियर्स कहते हैं कि फाइल में उन्हें मिसिंग दिखाकर इस केस को बंद कर दो। सीनियर्स की बात मानकर रहमान फाइल को बंद कर देता है, लेकिन उसे अब भी बच्चों की फिक्र हो रही थी। अगले दिन रहमान पुलिस स्टेशन जाता है तो पुलिस स्टेशन में फिर से किसी और पुलिस स्टेशन से एक कॉल आता है। वो एक केस की इंक्वायरी के बारे में था और ये कॉल सुनने के बाद रहमान को बेलूरू के फॉरेस्ट रेंजर वाले केस की याद आती है। रहमान को याद आता है कि भुवनेश ने राजू बनकर कहानी सुनाई थी तो अपनी बहन का गांव बेलूरू बताया था, जबकि असली राजू की बहन कहीं और रहती है। राजू भी पिछले 1 साल से किसी के कांटेक्ट में नहीं है। अब रहमान को शक हो जाता है कि भुवनेश अब भी कुछ छुपा रहा है। आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए रहमान बेलूरू के पुलिस स्टेशन में जाता है। 1 साल पहले उन्हें जो जली हुई लाश मिली थी उस केस की डिटेल्स को देखने लगता है। उस केस में फॉरेस्ट रेंजर को एक लालटेन मिली थी जिसके नीचे एक स्टिकर लगा हुआ था और वो स्टिकर केरला की एक दुकान का था जो रहमान के पुलिस स्टेशन के एरिया में आता था। तो अब रहमान उस दुकान वाले के पास जाता है, फोटो दिखाकर लालटेन के बारे में पूछने लगता है। तो दुकान वाला बताता है कि एक आर्ट डायरेक्टर है, उसने फिल्म की शूटिंग में हमें ऐसी ही 20 लालटेन देने का ऑर्डर दिया था और ये लालटेन उसी में से एक है। रहमान उस डायरेक्टर से मिलता है तो पता चलता है कि आर्ट डायरेक्टर के साथ जो क्रू मेंबर दुकान में लालटेन लेने के लिए गए थे, भुवनेश भी उनमें से एक था। अब रहमान वापस पुलिस स्टेशन आता है, भुवनेश को फिर से अपनी कस्टडी में लेता है। उससे पूछता है कि तू हमें एक ही कहानी गोल गोल घुमाकर कितनी बार सुनाएगा? अब सीधे सीधे बता दे कि तूने असली राजू को क्यों मारा। पहले तो भुवनेश बहाना करते हैं कि मैं नहीं जानता राजू कहाँ है, वो बच्चों को लेकर चला गया था। लेकिन रहमान उसे जली हुई लालटेन का फोटो दिखाता है, जिस गाने में वो लालटेन यूज हुई थी वो गाना दिखाता है। तो भुवनेश समझ जाता है कि अब सच्चाई छुपा नहीं सकता। मजबूर होकर वो सच बताना शुरू कर देता है। दरअसल उस रात राजू ने जब पहली बार दरवाजे की दरार से उन्हें रोमांस करते हुए देखा था तो बहुत गुस्सा हो गया था। वो गुस्से में शोभा को मार रहा था। शोभा को बचाने के चक्कर में भुवनेश भी राजू से लड़ाई करने लगता है। शोभा भी राजू के रोज रोज के टॉर्चर से तंग आ चुकी थी। वो भी भुवनेश की मदद करती है और दोनों मिलकर राजू को मार देते हैं। फिर उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए वो बेलूरू के जंगल में जाते हैं। उजाले के लिए शूटिंग वाली लालटेन अपने साथ लेकर गए थे। दोनों राजू की लाश पर पेट्रोल डाल देते हैं, जला रहे थे, लेकिन गलती से लालटेन में भी आग लग गई थी। इस आग में भुवनेश का हाथ भी थोड़ा सा जल गया था। मजबूरी में दोनों लालटेन वहीं पर छोड़कर भाग आए थे। मतलब कि 1 साल पहले जंगल में जो जली हुई लाश मिली थी वो राजू की ही थी। इसके बाद रहमान फिर से पूछता है कि जब तूने राजू को मार दिया था, शोभा के साथ खुश था, फिर तूने शोभा को क्यों मारा और वो दोनों बच्चे अब कहाँ हैं? जिसके बाद भुवनेश आगे की कहानी बताता है कि राजू की मौत के बाद दोनों साथ रहने लगे थे, लेकिन शोभा बार बार जिद कर रही थी कि मुझे अपने साथ अपने गांव ले चलो। लेकिन ये मुमकिन नहीं था क्योंकि भुवनेश पहले से ही शादीशुदा था। गांव में उसकी पहली पत्नी और बच्चे भी थे। सब कुछ जानते हुए भी शोभा गांव जाने की जिद पर अड़ी हुई थी और इसी वजह से उनके बीच झगड़े होने लगे थे। और एक रात झगड़े में शोभा कहती है कि अगर तुम मुझे अपने गाँव लेकर नहीं चलोगे, मुझे धोखा दोगे, तो मैं सबको बता दूंगी कि तुमने राजू के साथ क्या किया था। यह सुनकर भुवनेश डर जाता है। सोचता है कि जो औरत अपने पति को धोखा दे सकती है वो मेरे साथ वफादारी कैसे करेगी। इसके बाद जब शोभा सो रही थी तो भुवनेश तकिए से उसकी गर्दन दबाकर उसे मार देता है। फिर उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए जा रहा था, लेकिन गलती से लाश कुएं में गिर गई थी। उसकी कहानी सुनकर रहमान को लगता है कि इसने बच्चों को भी मार दिया होगा। वो भुवनेश की पिटाई करने लगता है, पूछता है कि बता बच्चे कहाँ हैं।
तो भुवनेश बताता है कि मैं बच्चों को भी मारना चाहता था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैंने उन्हें अनाथ आश्रम में छोड़ने की कोशिश की, लेकिन सबने उन्हें रखने से इनकार कर दिया। आखिर में परेशान होकर मैं उन बच्चों को रेलवे स्टेशन लेकर गया, मुंबई जाने वाली एक ट्रेन में बिठा दिया और खाना लेने के बहाने नीचे उतर गया। सच्चाई यही है, मैं नहीं जानता कि वो बच्चे अब कहाँ हैं। इतना खौफनाक सच सुनकर पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं। रहमान के लिए ये किसी गहरे सदमे से कम नहीं था, क्योंकि सालों पहले उसकी बहन भी इसी तरह ट्रेन से गायब हुई थी। वो गुस्से में भुवनेश की पिटाई करता है, सोचता है कि कोई इंसान इतना घटिया कैसे हो सकता है। कुएं में मिली एक लाश जिसे सबने आत्महत्या समझ लिया था, वो अब डबल मर्डर केस में बदल चुका था। लेकिन रहमान को अब भुवनेश की बातों पर भरोसा नहीं था। सच्चाई जानने के लिए वो रेलवे स्टेशन का सीसीटीवी कैमरा चेक करता है तो पता चलता है कि इस बार भुवनेश ने सच बोला था। रहमान उन बच्चों को ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन ऊपर से बहुत प्रेशर था तो सीनियर्स के कहने पर इस केस को बंद कर दिया जाता है। लेकिन रहमान को सुकून नहीं मिल रहा था, उसे बच्चों की फिक्र हो रही थी। बच्चों के साथ उसे अपनी बहन की याद आती है। सोचता है कि उस वक्त मैं अपनी बहन को ढूंढ नहीं पाया, लेकिन आज मैं इस काबिल हूं कि उन बच्चों को ढूंढ सकता हूं। वो अनऑफिशियली ही उन बच्चों को ढूंढना शुरू कर देता है और इसके लिए वो अपने सबसे बड़े डर का सामना करता है। अपनी बहन के गायब होने के बाद से उसे ट्रेन में डर लगता था, लेकिन उन बच्चों के लिए वो ट्रेन का सफर करता है। वो ट्रेन जितने भी स्टेशन पर रुकती थी वो सब स्टेशन की जांच करता है। सोशल मीडिया पर बच्चों की फोटो भी डालता है। ऑफिसर जॉय के बच्चे नहीं थे तो वो भी बच्चों का दर्द अच्छे से समझ पा रहा था। वो भी इस काम में जॉय का पूरा साथ देता है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। दोनों निराश हो जाते हैं। जब रहमान को लग रहा था कि वो बच्चों को कभी ढूंढ नहीं पाएगा, तभी उसे मुंबई पुलिस से एक कॉल आता है। वो बताते हैं कि शोभा के बच्चों जैसे दिखने वाले 2 बच्चों की उन्हें खबर मिली है, लेकिन तुम्हें खुद आकर पहचान करनी होगी। रहमान एक आखिरी उम्मीद लेकर मुंबई आता है। जॉय भी उसके साथ होता है। मुंबई की एक महिला ऑफिसर कीर्ति रहमान को बताती है कि धारावी के इलाके में बच्चों की किडनैपिंग का एक बहुत बड़ा सिंडिकेट चलता है और वहीं के एक शेल्टर में इन दोनों बच्चों को देखा गया है। किसी रेलवे क्लीनर ने उन दोनों बच्चों को पकड़कर इन गुंडों के हाथ में बेच दिया था, लेकिन उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, इसलिए सीधे कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। अगर गैंग वालों ने भी बच्चों को कहीं बेच दिया होगा तो मिलना बहुत मुश्किल होगा। फिर भी एक आखिरी कोशिश करने के लिए वो अपने एक पुलिस ऑफिसर को इनके साथ भेज देती है। रहमान और जॉय उस लोकल पुलिस वाले के साथ धारावी जाते हैं। पुलिस वालों उन्हें सिंडिकेट चलाने वाले एक गुंडे से मिलवाता है जो बच्चों को किडनैप करके बेचने का काम करता था। मुंबई वाला पुलिस ऑफिसर उसे धमकाता है कि सिर्फ केरला वाले दोनों बच्चों को दे दे, नहीं तो रेड मार के सारे बच्चे उठा ले जाएंगे। सोच ले, अंजाम बहुत बुरा होगा। वो आदमी मान जाता है। फिर एक गुंडा रहमान को लेकर उस कमरे में जाता है जहां दर्जनों किडनैप किए हुए मासूम बच्चों को बंद करके रखा गया था। इतने सारे बच्चों को इस बदतर हालत में देखकर रहमान का दिल टूट जाता है। वो सबको बचाना चाहता था, लेकिन सिस्टम की बंदिशों के आगे मजबूर था। वो चुपचाप उन बच्चों के बीच में शोभा के बच्चों को ढूंढने लगता है और आखिरकार एक कोने में उसे शोभा के दोनों बच्चे मिल जाते हैं। लड़का अपनी रोती हुई छोटी बहन को खाना खिला रहा था और उसे दिलासा दे रहा था कि मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। यह देखकर रहमान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो दोनों को सीने से लगा लेता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। सालों पहले वो अपनी बहन को नहीं ढूंढ पाया था, लेकिन आज वो शोभा के बच्चों को इस नरक से बाहर निकाल लेता है। उन्हें लेकर वापस केरला आता है। मीडिया में रहमान और जॉय की जमकर तारीफ हो रही होती है। हर कोई उनके काम की तारीफ कर रहा था। अंत में हमें असली शोभा और उसके बच्चों की तस्वीर भी दिखाई जाती है, क्योंकि ये पूरी फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। बताया जाता है कि मुंबई से बचाए गए ये दोनों बच्चे अब केस की जांच करने वाले पुलिस ऑफिसर की निगरानी में पढ़ाई कर रहे हैं और अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ये केस बताता है कि अगर पुलिस वाले सही नियत से अपना काम करने लग जाएं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होगा। इसी के साथ ही ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन शेयर जरूर करना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।